दोस्तों, आज हम इस कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं। डोवाल जनवरी 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। दिसंबर 2009 में वे विवेकानंद केंद्र द्वारा स्थापित सार्वजनिक नीति थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (VIF) के संस्थापक निर्देशक बने। डोवाल भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रवचन देने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। कई प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए संपादकीय लेख लिखने के अलावा उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रसिद्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, सुरक्षा थिंक टैंकों में भारत की सुरक्षा चुनौतियों और विदेश नीति के उद्देश्यों पर व्याख्यान दिए हैं। 2009 और 2012 में उन्होंने विदेश में गुप्त बैंकों और टैक्स हेवन में भारतीय काला धन पर 2 रिपोर्ट लिखी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित टास्क फोर्स के एक भाग के रूप में इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। 2012 में तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने डोवाल और उनके थिंक टैंक VIF पर संदेह के कारण IB ने उन पर नजर रखी। इस संदेह के साथ कि वह और VIF रामदेव और अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पीछे किसके दिमाग थे, जिसने सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा किया। हाल के वर्षों में उन्होंने IISS लंदन, कैपिटल हिल, वॉशिंगटन DC, ऑस्ट्रेलिया, भारत संस्थान, मेलबर्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी, मसूरी में रणनीतिक मुद्दों पर अतिथि व्याख्यान दिए हैं। डोभाल ने दुनिया की प्रमुख स्थापित और उभरती शक्तियों के बीच सहयोग की बढ़ती आवश्यकता का हवाला देते हुए वैश्विक कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात की है। 30 मई 2014 डोवाल को भारत का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। जून 2014 में डोवाल ने 46 भारतीय नर्सों की वापसी की सुविधा प्रदान की, जो ISIL द्वारा मोसुल पर कब्जा करने के बाद इराक के तिक्रित के एक अस्पताल में फंस गई थी। डोवाल जमीन पर स्थिति को समझने और इराकी सरकार में उच्च स्तरीय संपर्क बनाने के लिए 25 जून 2014 को इराक गए। हालांकि उनकी रिहाई की सटीक परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है। 5 जुलाई 2014 को ISIL के आतंकवादियों ने नर्सों को एरबिल शहर में कुर्द अधिकारियों को सौंप दिया और भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थित एक एयर इंडिया विमान का उन्हें वापस कुर्द अधिकारियों को सौंप दिया और भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थित एक एयर इंडिया का विमान उन्हें वापस कोच्चि ले आया। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ डोभाल ने म्यांमार से संचालित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड अलगाववादियों के खिलाफ सीमा पार सैन्य अभियान की योजना बनाई। भारतीय अधिकारियों ने दावा किया कि मिशन सफल रहा और ऑपरेशन में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से जुड़े 20 से 38 अलगाववादी मारे गए। हालांकि म्यांमार सरकार ने हमलों से इनकार किया। म्यांमार के अधिकारियों के अनुसार NSCN के खिलाफ भारतीय अभियान पूरी तरह सीमा के भारतीय हिस्से में हुआ। पाकिस्तान के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सैद्धांतिक बदलाव के लिए उन्हें व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। यह अनुमान लगाया गया था कि सितंबर 2016 में पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में भारतीय हमले में उनके दिमाग की उपज थी। डोवाल को तत्कालीन विदेश सचिव S जयशंकर और चीन में भारतीय राजदूत विजय केशव गोखले के साथ कूटनीतिक चैनलों और वार्ता के माध्यम से डोकलाम गतिरोध को हल करने का व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। अक्टूबर 2018 में उन्हें रणनीतिक नीति समूह SPG के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में 3 स्तरीय संरचना का पहला स्तर है और इसके निर्णय लेने वाले केंद्र का तंत्र बनाता है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा पुलवामा में कार बम से CRPF के काफिले पर हमला करने के बाद जिस परिणाम स्वरूप 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में कथित आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया। डोवाल उन 7 व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भारत के वर्गीकृत 2019 बालाकोट हवाई हमले के बारे में पता था, जिसमें भारतीय नौसेना, सेना, वायुसेना प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। हवाई हमले और जवाबी 2019 जम्मू और कश्मीर हवाई हमलों और उसके बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने के बाद अजीत डोभाल ने भारतीय पायलट की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बातचीत की। 3 जून 2019 को उन्हें 5 साल के लिए NSA के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री का व्यक्तिगत दर्जा दिया गया। डोवाल इस तरह का पद पाने वाले पहले NSA हैं। उन्हें व्यापक रूप से PM मोदी के सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद सलाहकारों में से एक माना जाता है, जिनका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी
विदेशी मामलों पर बड़ा प्रभाव है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। 26 जनवरी 2020 को अजीत डोभाल ने स्थिति का आकलन करने और स्थानीय निवासियों को आश्वस्त करने के लिए दंगा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर पैदल यात्रा की। 15 मई 2020 को म्यांमार के सैन्य बलों ने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय 22 उग्रवादी नेताओं के एक समूह को भारत सरकार को सौंप दिया। यह डोभाल की अध्यक्षता में बातचीत के माध्यम से ही संभव हुआ था। 15 सितंबर 2020 को डोभाल ने एक आभासी एससीओ की बैठक से बाहर निकल गए, जब पाकिस्तान ने भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर एक काल्पनिक मानचित्र पेश किया था। उन्हें दिसंबर 2017 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो पूर्व में आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, मई 2018 में कुमाऊं विश्वविद्यालय और नवम्बर 2018 में एमिटी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। डोभाल सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे। उन्हें पुलिस बल में 6 साल बिताने के बाद यह पुरस्कार दिया गया। बाद में डोभाल को राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 1988 में डोभाल को सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में से एक कीर्ति चक्र प्रदान किया गया, जो पहले केवल सैन्य सम्मान के रूप में दिए जाने वाले पदक को प्राप्त करने वाले पहले पुलिस अधिकारी बने। डोभाल एपिक टीवी के शो अदृश्य में दिखाई दिए, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ उनकी सफलता को दिखाया गया है। फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में उनका सिनेमाई किरदार परेश रावल ने निभाया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद।